Hello everyone, welcome to our channel Academia. So this is our third lecture of history, chapter 1, the French Revolution. तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हाउ डज फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ सिंबल्स पे और फिर द एंड ऑफ मोनार्क इन फ्रांस एंड द बर्थ ऑफ रिपब्लिक। तो पहले कुछ देख लेते हैं कि रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। The majority of men and women in the 18th century could not read or write. So images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. The painting by Lee Babe uses many such symbols to convey the content of Declaration of Rights. Let us try to read these symbols. ठीक है, तो पहले क्या था कि सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो कुछ सिंबल्स, कुछ इमेजेस और सिंबल्स ऐसे बनाए गए जिसके कारण लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके। तो दीज आर द सम सिंबल्स। द ब्रोकन चेन, एक टूटी हुई जंजीर। ठीक है। चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। चेन्स बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कैदियों को रखने के लिए, आपने हाँ, कैदियों को रखने के लिए, प्रिजनर्स को रखने के लिए। ठीक है। तो ब्रोकन चेन का मतलब क्या है कि उनकी फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है वो चीज़। ठीक है। द बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ एसेस। वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। स्टेट लाइजेंस यूनिटी। ठीक है। तो इसमें क्या एक बंडल दिखाई गया है कि वन रॉड तो इजीली आदमी तोड़ सकता है, सिंगल रॉड, लेकिन अगर वो इकट्ठा है, ठीक है, तो वो उसको नहीं तोड़ सकता। तो बेसिकली दिस इज सिंबल ऑफ यूनिटी। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ ignorance। ठीक है। द ऑल, चारों तरफ देखने वाली आँख मतलब ज्ञान का भंडार। ठीक है। और फिर ये सेप्टर इज सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ठीक है। ये राजदंड होता है, इसको एक रॉयल फैमिली का या रॉयल पावर का सिंबल होता है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम टू फॉर्म अ रिंग। स्नेल ऑफ इट सिंबल ऑफ इटर्निटी। अ रिंग हैज़ नेदर बिगिनिंग और एंड। ये इटर्निटी का सिंबल होता है, इट डजेंट हैव एनी बिगिनिंग और एंड। रेड फ्रिजियन कैप, कैप बॉर्न बाई स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। ठीक है। ये कैप जो थी वो उन लोगों द्वारा पहनी जाती थी जो अब आज़ाद हो चुके थे। ब्लू वाइट रेड, दीज आर द नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रांस। द विंग्ड वूमेन, पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ। एक कानून को एक पर्सन की तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। द लॉ टैबलेट क्या रिप्रेजेंट करती थी कि लॉ जो है वो सबके लिए सेम है, कानून सबके लिए सेम है और कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ठीक है। तो मोनार्की का जो फ्रांस में एंड था और हाउ इट बिकम्स अ रिपब्लिक। So the situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried out by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there in the summer of 1789। ठीक है। तो फ्रांस में मतलब संविधान लागू होने के बाद भी, हालांकि लुई 16 जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था, लेकिन उसके बाद भी वो मतलब प्रूशिया के जो राजा थे उनके साथ लगातार सीक्रेट कम्युनिकेशंस कर रहे थे। ठीक है। अगर पड़ोसी देश जो थे वो भी बहुत चिंतित थे इस चीज़ को लेके कि इतना फ्रांस में डेवलपमेंट हो गया, मतलब मोनार्की को एक तरीके से लोगों का दबाव पड़ रहा है, और जो अदर जो रूलर्स थे, जो राजा थे, उन लोगों को भी इसी चिंता सताने लगी थी। तो उन्होंने प्लान किया था कि उन्होंने सेना भेजने का प्लान किया था उस देश में। ठीक है। उन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो समर ऑफ 1789 के बाद हो रही थी। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria। ठीक है। ये सब होता, इससे पहले ही नेशनल असेंबली जो थी फ्रांस की, उन्होंने अप्रैल 1792 में इकट्ठा होकर सबने वोट किया और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट उन्होंने वॉर मतलब युद्ध घोषित कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। ठीक है। कई सारे लोग जो थे, मतलब पब्लिक से ही कई सारे लोग निकल के आ रहे थे उस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज एंड ऑल ओवर यूरोप। ठीक है। तो इसको एक तरीके से मतलब राजतंत्र के खिलाफ उन्होंने एक युद्ध की तरह इसको लिया गया। अमंग द पेट्रियाटिक सॉन्ग्स दे sang was the Marseillais, composed by the poet Roger T. Lyle. It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name। ठीक है। तो एक गाना था मर्सिलेज नाम का, ये सब जब वो लोग जा रहे थे तो उस टाइम गाना गाया गया था। तो जितने भी वॉल्टियर्स थे, ये गाना जो था ये पहली बार गाया था जब वॉल्टियर्स जो थे वो फ्रॉम मर्सेल से पेरिस की तरफ उन्होंने
युद्ध के लिए मार्च किया था, तभी इसका नाम मर्सिलेज पड़ा। द मर्सिलेज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो अब आज के टाइम में आप मतलब क्या है कि नेशनल एंथम जो है फ्रांस की वो मर्सिलेज है। द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल, ठीक है। तो जब घर से लोग चले गए थे तो वही की दिक्कतें आने लगी थी, इकोनॉमिक कठिनाइयाँ आ रही थी लोगों को रहने खाने के लिए। While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1719 gave political rights only to the richer sections of the society. ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने सुना कि लोग जो थे वो घर से बाहर गए हुए थे, ठीक है। तो औरतों को दिक्कत होती थी, उनको पैसा भी कमाना था, बच्चे थे घर पर, उनको खाना भी खिलाना था, ठीक है। अब ये तो पता लग चुका था कि ये रिवॉल्यूशन जो है वो लंबा जाने वाला है, क्योंकि उसको आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें जो पॉलिटिकल राइट्स थे, या जो मतलब वोटिंग राइट्स थे, वो पॉलिटिकल राइट मतलब इलेक्टर्स थे, मतलब जो चुनाव लड़ सकते हैं, वो सिर्फ सोसाइटीज़ के रिचर सेक्शंस को दिए गए थे, ठीक है। तो पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म हुए, जो एक मतलब कुछ लोग जाके वहाँ अपना डिस्कशन रखते थे, अपने दिक्कतें रखते थे, पॉलिसीज़ एंड प्लान, मतलब कई कई चीज़ें प्लान होते थे कि क्या क्या आगे होना चाहिए, क्या क्या ऐसी नहीं ऐसा। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज डैट ऑफ द जेकोबियंस विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, ठीक है। इन सब में जो सबसे फेमस सक्सेसफुल क्लब जो रहा था वो था जेकोबियंस, ठीक है। उनका जो नाम पड़ा था वो एक सेंट जैकोब थे, उनके नाम पर पड़ा हुआ था, पेरिस में थे। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स, कुछ औरतें थीं जो इस टाइम पे एक्टिव रहीं थोड़ी बहुत, उन्होंने भी अपने अपने क्लब बना लिए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड, ठीक है। इन चीज़ों में मतलब वुमेन के रिवॉल्यूशन में क्या रोल था, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग सेक्शन 4 में आगे पढ़ेंगे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब बिलोंग मेनली टू लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। They include small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो मतलब गरीब लोग थे, जैसे कि शॉपकीपर, छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर्स थे, ये सब लोग थे। उनके जो लीडर थे वो थे रॉब्सपेयर, मैक्सिमिलियन रॉब्सपेरी। A larger group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers, ठीक है। तो इसमें जो मेन जैकोबिन्स ने क्या डिसाइड किया था, उनका मतलब एक जैकोबिन्स के एक बड़े हिस्से ने ये डिसाइड किया था कि वो लोग जो है अब वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे, ठीक है, जैसे कि डॉक वर्कर्स पहना करते थे। दिस वॉज टू सेट देमसेल्स अपॉन फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो अपने आप को जो सोसाइटीज़ के रिचर्स मेंबर्स थे, जो फैशनेबल मेंबर्स थे, उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए, स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रैचीज, जो नोबल जो थे वो मतलब हाफ कट नीज पहनते थे, तो इसलिए उनको उनसे अलग दिखने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी। इट वॉज अ वे फॉर ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाई द बियरर्स ऑफ नी ब्रेचेस, ठीक है। तो एक तरीके से इसको एक मतलब जो लोग नी ब्रीचेस मतलब समझ रहे हो आप कि जो लोग हाफ मतलब नी तक पहनते थे, नी तक कपड़े पहनते थे, उनकी पावर को तो एंड तक था, एक तरीके से उनके लिए सिंबल तरीके से दिया गया था। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सॉस कलर्ट्स, ठीक है। तो इनको सॉस कलर्ट्स नाम से बुलाया गया था, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है। तो सॉस कलर्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो नी ब्रीचेस के बिना कपड़े पहनते थे। सॉस कलर्ट्स मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी, ठीक है। तो इस सॉस कलर्ट्स जो थे उनके जो उनमें जो मैन होते थे उन्होंने एडिशनल मतलब वो लोग रेड कैप भी पहनते थे जो फ्रीडम का रिप्रेजेंटेशन था। वुमेन हावर वर नॉट अलाउड टू डू सो, औरतें ये सब औरतें जो थी उनको कैप पहनना अलाउड नहीं था। In the summer of 1792, the Jacobians planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. 1792 में इन्होंने सबको इकट्ठा किया, कुछ लोगों को जो पेरिसियंस थे जो कि शॉर्ट सप्लाई मतलब जो खाने की शॉर्ट सप्लाईज और हाई डिमांड हाई प्राइसेस मतलब डिमांड बढ़ गई थी तो प्राइस बढ़ गई थी, ठीक है। सप्लाईज जो थी वो कम थी, उससे लोग नाराज़ थे, उन सबको इकट्ठा किया गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त दैन दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, ट्यूलरीज का पैलेस तोड़ दिया गया,
मैसेक्रेड द किंग्स गार्ड, किंग्स के गार्ड जो थे उनको मार दिया गया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और किंग को भी बंधक बना के रखा गया था कई घंटों तक। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, ठीक है, तो असेंबली ने वोट किया कि रॉयल फैमिली को कारागार में रखा जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड, दोबारा इलेक्शन करा गया, मतलब मुनाफे का एक तरीके से एंड, राजतंत्र मतलब जो राजा की फैमिली थी उसको पूरी तरीके से इन्होंने कैद कर रखा था। इलेक्शंस हुए दोबारा। फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। तो अब क्या था कि जो भी लोग, सारे लोग, ऑल मैन जो 21 साल और उससे अबव थे, उससे कोई मतलब नहीं कि वो किस सोसाइटी से आते हैं, कितना टैक्स पे करते हैं, उससे कोई चीज़, सबको राइट टू वोट दिया गया था। द न्यूली इलेक्टेड वॉज द कॉल्ड द कन्वेंशन, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन बोला गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस एज रिपब्लिक, ठीक है, तो ये डेट थोड़ा याद रखिएगा। 21 सितंबर 1792 में क्या हुआ था कि फ्रांस में मोनार्की का अबॉलिशमेंट हुआ था और फ्रांस जो था वो रिपब्लिक, एज अ रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर हो गया था। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government, ठीक है, तो रिपब्लिक तो आप जानते होंगे कि जैसे हमारा देश है, ठीक है, तो हमारे में जनता ही गवर्नमेंट को चूज़ करती है, उनके हेड को भी गवर्नमेंट जनता ही चूज़ करती है, ठीक है, तो भाई सब होता था गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के हेड को जो है वो जनता ही चूज़ करेगी। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, कोई किसी सिंगल पर्सन रूल नहीं था। यू कैन ट्राई फाइंड आउट सम अदर कंट्रीज डेट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट एंड हाउ दे बिकेम सो, तो आप कई कंट्रीज़ की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं कि वो कैसे कैसे मतलब मोनार्कियल रूल था, फिर वहाँ से रिपब्लिक में कैसे कैसे आया, उनकी पूरी हिस्ट्री आपको क्रोम गूगल पे मिलेगा सब कुछ, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, सर्च करिएगा। लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन, ठीक है, लुई 16 जो राजा थे उनको देशद्रोह के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटिव पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड नाम की जगह पे 21 जनवरी 1793 को उनको फांसी दी गई थी। द क्वीन मैरी एंटोनियट मेड विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, उनकी जो वाइफ थी क्वीन मैरी एंटोनियट, उनको भी कुछ टाइम बाद फांसी दे दी गई, ठीक है। द रेन ऑफ टेरर, द पीरियड ऑफ टेरर, आतंक का पीरियड, ठीक है, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड एज द रेन ऑफ टेरर। अब द पीरियड 1793 से लेकर 1794 का जो पीरियड था उसको रेन ऑफ टेरर बोला गया था, मतलब उस पीरियड को आतंक का पीरियड बोला था। ऐसा क्यों, आइए इसको पढ़ते हैं। रोब्सपियरी फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, ठीक है, रोब्सपियरी जो जैसे हम लोग मोनार्कियल रूल ख़त्म हुआ तो जैकोबिन क्लब उस टाइम फेमस था, उन्हीं की सरकार बनी, ठीक है, तो उसके जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रोब्सपियर, उन्होंने क्या किया कि कई सारे पनिशमेंट वगैरह, सीवियर पनिशमेंट्स उन्होंने लागू किए। ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है, जो भी उनको लगते थे कि मतलब रिपब्लिक का अपोज करते हैं, उनको उन्होंने क्या किया, जैसे कि एक्स नॉबल्स थे, क्लर्जीज थे, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स थे, इवन मेंबर्स ऑफ हिज होन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, ठीक है, कुछ उनके उनके पार्टी के ही लोग थे जो उनके मेथड से एग्री नहीं करते थे, उनको अरेस्ट किया जाता था, उनको जेल किया जाता है एंड ट्राइड बाई रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था। इफ़ द, और उन पर फिर क्या था, मुकदमा चलाया जाता था। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटिन्ड, ठीक है, अगर कोर्ट की तरफ से वो लोग गिल्टी पाए जाते थे तो उनको क्या किया जाता, गिलोटिन किया जाता था। गिलोटिन क्या है कि एक डिवाइस है एक तरीके से, उस पर सर रख के दो तरफ से ब्लेड होते हैं, उनसे जो होता है आदमी का सर जो होता है धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, ठीक है, तो दो पोल से एंड अ ब्लेड विद विच पर्सन इज बी हेडेड, ठीक है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट, उसका जो नाम जो था डॉक्टर गिलोटिन ने के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने उसका इन्वेंशन किया था। रॉब्सपेरीज गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, ठीक है। मीट एंड ब्रेड वर राशन, ठीक है, मीट और ब्रेड जो था उसको राशन किया गया था। पीसेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट टू द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो किसान थे उन लोगों को अपने जो अनाज था उसको सरकारी रेट पे, मतलब जो सरकार ने जो रेट फिक्स किए थे उनको मार्केट में ले जाकर बेचने को फोर्स किया जाता है, ठीक है। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, ठीक है, जो महंगा आटा जो था वाइट वाला उसको उसका यूज़ जो था वो मना कर दिया था। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिगलाइट इक्वालिटी ब्रेड, ठीक है, जो ब्राउन ब्रेड टाइप, मतलब गेहूं का आटा जो नहीं था, सबको वही खाने के लिए फोर्स किया था। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस,
इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल monsieur एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ सिटीजन एंड सिटीजन। ठीक है, तो जैसे कि पहले क्या होता था कि जो हाई स्टडीज़ के लोग थे, ठीक है, उनको मॉन्शियर एंड मैडम बोलते थे, मतलब सर एंड मैम। ठीक है, लेकिन अब क्या इन्होंने किया था कि किसी को भी, जैसे मान लो मेल है तो उनको सिटीजन बोला जाएगा, सिटोयन बोला जाएगा, फीमेल है तो सिटोयन बोला जाएगा। ठीक है, चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस। चर्चेज जो थे उनको बंद कर दिया गया था, उनकी बिल्डिंग जो थी, जो मतलब जिस जगह बने हुए थे वहाँ पे ऑफिस और बैरक्स बना दिए गए थे। रॉब्सबेरी परस्यूटेड हिज पॉलिसी सो relentlessly that even his supporters began to demand मॉडरेशन। ठीक है, रॉब्सबेरी के जो ये नियम थे, कुछ कड़े नियम थे, इससे क्या होता है कि उनके खुद के जो लोग थे उनका अपोज करना शुरू कर देते। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है कि फाइनली उनको 1794 में कोर्ट की तरफ से गिल्टी ठहराया जाता है और उसको अरेस्ट किया जाता है, और बाद में उनको जो है वो गिलोटिन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, वो हमने ऊपर पढ़ा कि गिलोटिन क्या होता है। आर डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो हमारे, ठीक, वो ख़त्म हुए रॉब्सबेरी, तो अब उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टरी रूल आया। द फॉल ऑफ द जैकोबियंस गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। ठीक है, जैकोबियन गवर्नमेंट जब गिरी तो मिडिल क्लास को पावर लेने के पूरा मौका आ चुका था। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो उन्होंने क्या किया कि फिर से वही किया कि जो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी सोसाइटी में, उनको वोट देने का राइट नहीं था। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे 2 विधान परिषद बनाए गए। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, इन ये लोग जो मिलके थे एक डायरेक्टरी बना देते थे और एक एग्जीक्यूटिव बनाते थे जिसमें 5 लोग होते थे। दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबियंस। ठीक है, इससे क्या होता था कि वन मैन पावर को एक तरीके से ख़त्म करना चाह रहा था। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन सॉट टू डिसमिस देम। ठीक है, तो डायरेक्टर्स और जो विधान परिषद था उनका आपस में कभी बनता नहीं था, लड़ाई होती रहती थी। तो बेसिकली वो चाहते रहते थे एक दूसरे को ख़त्म करना, मतलब लेजिस्लेटिव जो थी वो चाहते डायरेक्टर्स को डिसमिस करना। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी उन दोनों के बीच। तो इससे क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, एक मिलिट्री डिक्टेटर था, उसका रास्ता क्लियर हो गया फ्रांस पर रूल करने का। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द ideals of freedom, of equality before the law and the fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of the Europe during the following century। ठीक है, ये सारी गवर्नमेंट के चेंज होने के बावजूद जो फ्रीडम के आइडियाज़ थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिमेंड इंस्पायरिंग। ठीक है, ये सारे आइडियाज़ जो थे इंस्पायर्ड रहे थे, डेट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस, जिससे क्या होता है कई सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स फ्रांस में होते रहे थे। एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, तो फॉलोइंग सेंचुरी में सब होता रहता था। ठीक है, तो अब अगला हमारा टॉपिक है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। तो इसको हम कवर करते हैं अपने 4th लेक्चर में, नए लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप ये रिवाइज कर लीजिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।